दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा देश के साथ अब तो 24 घंटे की जा रही मजाक के बारे में है। और वो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। मजाक हम सबके साथ कर रहे हैं लेकिन खुद इस चीज को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अजीब सी बात है। संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया और जिस तरह से बुलाया गया उसकी टेक्निकलिटीज जो है वो भी बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। लेकिन साथ साथ जो जिस बिल के बहाने डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन का कानून घुसाने की और उसको पास करने की बिल संविधान में संशोधन करके फिर उसको ऐड करने की जो कोशिश की गई वो अपने आप में बहुत ज्यादा हास्यास्पद है। लेकिन इन सब चीजों में जिस बात को बहाना बनाकर पूरे देश को अब बेवकूफ बनाने की बात की जा रही है और जो रोना रोया जा रहा है, जो एक यूएन क्राई है हम सबके सामने, वो ये है कि विपक्ष जो है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है। और इसीलिए विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल जो है, जिसको बहुत अच्छा नाम हर बिल का नाम देते हैं, वो जैसे नारी शक्ति वंदन और इस तरह के नाम वगैरह देते रहते हैं। तो क्योंकि विपक्ष महिलाओं का बहुत घोर विरोधी है, इसीलिए विपक्ष ने इस बिल को पास करने नहीं दिया। और अगर एप्स्टीन फाइल के बारे में आप कुछ सुनते जानते हैं या तो कुछ आपको चीजें सुनने में आती है तो वो भी बहुत गलत है, क्योंकि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं लेकिन विपक्ष नहीं करता। चाहे हम हमारी कैबिनेट में जो है वो बहुत ना के बराबर महिला रखे, तब भी नारी का सम्मान तो हम ही करते हैं। तो ये सब बातें हुई तो उसको लेकर प्रधानमंत्री ने फिर देश के समक्ष भाषण भी कर दिया। लेकिन खैर वो टेक्निकल पंच वाला मामला बन गया। जो संसद में कहा था उन्होंने, जो कोई समझ नहीं पाया, वैसा ही कल का भाषण रहा। बंगाल में भी गए, तमिलनाडु में भी जा रहे हैं, किसी छोटी दुकान पे खड़ा होकर जो है कुछ खरीदने का नाटक भी कर रहे हैं। हालांकि हम तो पता है और बाकी देश के बहुत सारे पत्रकार और जनता को भी पता है, नागरिक को पता है कि प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरते हैं उसके आसपास का 3 किलोमीटर का एरिया जो है वो सैनिटाइज होता है, मतलब कुछ खुला नहीं रहता। तो ये सब हो रहा है। ऐसे में हमने सोचा कि मधु जी से आज मिलकर बात करेंगे और उनसे ये बात समझने की, उनके दृष्टिकोण से कोशिश करेंगे। पहला मुद्दा कि ये नारी सम्मान की बात मोदी जी और उनकी पार्टी अगर करती हुई सुनाई दे तो कैसा लगता है। तो मधु जी को मैं जोड़ रहा हूं और बातचीत का सिलसिला जो है हम शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मधु जी आपका। अब कितनी अच्छी बात है, आप जिस स्वामी जी के ट्वीट पर रीट्वीट करके एक ट्वीट कर देते हैं जो बवाल मचा देता है इनके नारी सम्मान की भावनाओं के व्याख्या को देखते हुए। और अब मोदी जी और मोदी जी की पूरी पार्टी और इनके जितने भी चेले चपाटे हैं सब कह रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं मधु जी, और कह रहे हैं कि देखिए ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये स्टालिन, ये ममता जी, ये फला, ये ढिमकाना नारी का कितना विरोध कर रहे हैं। हालांकि हम तो नारी की वंदना करते हैं और सम्मान करते हैं। मुझे पहली टिप्पणी जो है आपकी इस पर चाहिए कि सुनते हैं आप तो कैसा लगता है। मतलब जब मोदी जी ऑलमोस्ट रो ही गए थे, आंखों में आंसू इस बार नहीं लाए, पर बड़ा भावनात्मक दृश्य खड़ा करने की कोशिश की संसद में भी, और एक शब्द का इस्तेमाल भी किया, टेक्निकल पंच। वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तो क्या ये इनकी भावनाओं में इतने बह गए थे कि वो शब्द भूल गए होंगे, या आपको लगता है कि मतलब कोई उन्होंने नई हॉबी पाल ली है कि अब देश का मनोरंजन ही करना है। क्या लगता है आपको, हाउ डू यू सी दैट? आपकी ऑडियो जो है ना, ये आपकी ऑडियो, हाँ आप बोलिए। जी जी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री शायद नर्वस ब्रेकडाउन के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक फरेब की लिमिट होती है, नौटंकी की लिमिट होती है, और अब उन्हें पता है कि उनका जो नैरेटिव है ना वो पूरी तरह से तार तार हो गया है। एंड ही इज टुडे अ लेम डक प्राइम मिनिस्टर। और इसके पापों का घड़ा इतना भर गया है कि अब पब्लिकली जूते खाने पड़ रहे हैं। और ये जो नारी सशक्तिकरण और पार्लियामेंट में लाके एम्पावरमेंट ये वो करेंगे, शायद हमारे देश में स्त्रियों के लिए
पीएमओ सबसे खतरनाक जगह हो, कोई बड़ी बात नहीं है। It may well be not a very safe place or one of the most unsafe places, क्योंकि ऐसी वहाँ पे सत्ता की जकड़न है। काश कभी जो पीएमओ में महिलाएं काम कर चुकी हैं, आईएएस ऑफिसर्स महिलाएं वगैरह वगैरह, या जिन भी महिलाओं के संपर्क में आते हैं, कभी तो मुंह खोलें तो पता चले। बट certainly I would not send my daughter to work in a PMO headed by नरेंद्र मोदी। तो empowered मतलब प्योरली फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो नौटंकी कर रहे हैं मोदी जी, अभी देखिए सबसे पहले तो मैं ऑपोजिशन पार्टीज का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी, जो सारी पार्टीज इकट्ठी होके जिन्होंने ये दोनों बिल्स को गिराया, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। भले उनकी मंशा कुछ और रही हो, बट बोथ वर डिजास्ट्रस, और दोनों को गिराना बहुत ही देश के लिए it's an important service they have performed for India today. पहली बार मैं मानती हूँ कि ऑपोजिशन पार्टीज ने किसी सही मुद्दे पर खुल के चुनौती दी और खुल के हराया प्रधानमंत्री को। ये बहुत अच्छी बात हुई है, और ये दोनों ही बिल्स बहुत घातक हैं। और अब तो ये देखिए कैसे इन्होंने, आपने खुद ही कहा है कि इनको एक तो इंट्रोड्यूस करना था डिलिमिटेशन बिल, और महिला आरक्षण बिल के कंधे पे सवार होकर पिगी बैक राइडिंग करवा रहे हैं उसको। ये भी अपने आप में घटिया मानसिकता है कि आप वाकई महिलाओं का कंधा इस्तेमाल कर रहे हो, कोई और बंदूकें आपने चलानी है। और हालांकि सारा जो नैरेटिव है डिलिमिटेशन को लेकर, मेरी दृष्टि से केवल नॉर्थ साउथ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये हिंदुओं के लिए बहुत ही जालिम होने वाला था। इसने जिस तरह से रीऑर्गेनाइज करने की तरकीब बना ली थी कंस्टिट्यूएंसीज, ये इसने बिल्कुल हिंदुओं को जो 2047 तक, ये जिसको अमृत काल कहता है, और कुछ लोग उसको मिशन गजवा हिंद की कंप्लीशन कहते हैं, उस दिशा में ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होना था, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये दोनों गिरे, बहुत अच्छी बात हुई, आई एम रियली ग्रेटफुल। तो इससे ये भी लगता है कि कॉस्मिक फोर्सेस नाउ आर मूविंग अगेंस्ट इट। अच्छा देखिए ना, नौटंकीबाज ने आज, आपने शायद देखा नहीं, अपने ट्विटर हैंडल पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेडिकल फेमिनिस्ट शब्द इस्तेमाल किया है। आपने देखा उसका ट्विटर हैंडल? मैंने कहा मुझे हंसी आती है बस, सब और कुछ आता ही नहीं। हंसी तो है ही, पर घृणास्पद भी है। I'll tell you why. क्योंकि अभी तक मैंने जो अनुभव किया कि दो किस्म के पुरुष होते हैं, जो प्रेडेटरी हैं पर नौटंकी कुछ और करते हैं। लेफ्ट में, जो मेरे जवानी के दिनों में, जैसे जेएनयू के दिनों में, उसके बाद यूनिवर्सिटी के दिनों में, तो मुझे ये भली भांति याद है कि हमारे लेफ्टिस्ट फ्रेंड्स ना, अगर आपके साथ नाजायज रिश्ता रखना चाहते हैं, नाजायज मतलब आपकी मर्जी के खिलाफ, और मुझे याद है जब ऐसी परिस्थितियां आई और मैंने रेजिस्ट किया या एक आध झापड़ भी मार दिया, तो मुझे ये कहा जाता, अरे you are a liberated feminist, why are you being so modest about it, why are you being so conservative and मतलब रूढ़िवादी इस मामले में। तो मुझे वो फेमिनिज्म का हवाला दे के they would try to manipulate you into being available sexually। और उनका जो बड़ा रोल मॉडल होता था जॉन पॉल सार्त्र एंड सिमोन de Beauvoir। So I very boldly and bluntly would say कि मेरी रोल मॉडल सिमोन de Beauvoir नहीं है, और आपका हो सकता है जॉन पॉल सार्त्र,
अय्याशी उसने की, यही सेक्सुअल लिबरेशन का हवाला देते हुए, बट मेरी वो रोल मॉडल कभी नहीं रही। तो जी वो ये करते थे इस्तेमाल। और ये जो हिंदूवादी टाइप है ना, ये हमेशा नारी शक्ति, मातृ शक्ति और माताओं और बहनों और स्त्री शक्ति की एम्पावरमेंट, मतलब वो जो नौटंकी करते हैं, जिन्होंने अ, दिन में भैया रात को सैया वाली फरेबी नौटंकी करनी होती है ना। तो ये तो मातृ शक्ति, मोदी जी किस किस विचारधारा के वाहक लगते हैं हाँ लोगों को? यही मैं बोल रही हूँ। अब अभी तक ये ज्यादा उस दिशा में, दिन में भैया रात को सैया वाली जो मातृशक्ति वगैरह वगैरह, मेरी बहनें और विमेन्स एम्पावरमेंट, हम उनको अ, अ, आधी आबादी को आधा हिस्सा देंगे वगैरह वगैरह। तुम होते कौन हो यार, तुमसे मांगा किसने है? ये इस पे भी मैं आऊंगी। लेकिन अब ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं जो इन्होंने लिखा है, एंड ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू आउट परफॉर्म लूनी फेमिनिस्ट हर चीज में। डोमेस्टिक वायलेंस बिल को लेकर, रेप लॉ को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको सुधारो, ये उसको और कड़ा करना चाहते हैं। मतलब ये आदमी पागल है। मैरिटल रेप लॉ ला रहा था। तो ये अल्ट्रा फेमिनिस्ट, लूनी फेमिनिस्ट से भी अल्ट्रा फेमिनिस्ट बन के काम करना चाहता है, और उसको गलत फहमी है कि ये इस नौटंकी में सक्सीड कर लेगा लोगों को छलावे में। तो ये भाई जी से तो अब तो घिन आती है, जो रेडिकल फेमिनिस्ट बनने का इन्होंने नया ढोंग रचा है। नाउ द पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक इज दिस। मैं थोड़ा बता दूं, अगर अगर आप इजाजत दें तो हमारे दर्शकों को थोड़ा मैं फैक्ट भी बता दूं, है ना? तो उनके लिए मैंने खोल के रखा है कि इनकी ये जो जो रोए अभी ऑलमोस्ट ह्यू एंड क्राई था कि विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष वो कर रहा है, और नारियों का अपमान कर रहा है, महिलाओं का विरोध कर रहा है वगैरह वगैरह। और हम तो वही चाहते हैं कि ये हो जाए ताकि उस बिल की आड़ में जो डिलिमिटेशन है वो घुसा दे। मोदी सरकार के 72 मंत्री जो हैं उनमें से जो सामने जानकारी आ रही है, जो हम आपको बता रहे हैं, वही है। हालांकि किसी मंत्री का नाम मुश्किल से आपको याद रहता है, तो इस वक्त हमारा भी यही हाल है। तो हमने खोला जानकारी के लिए, सामने गूगल का पिटारा, तो हमारे सामने जो है वो ये है कि जो 2024 के बाद जो उनकी कैबिनेट बनी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, तो उसमें कुल मिला के 72 मंत्री जो उनके हैं, उनमें सिर्फ 7 महिला हैं जो मंत्री हैं। उनमें से सिर्फ 2 7 में से कैबिनेट रैंक की मिनिस्टर हैं, बाकी एमओएस है। और बता दें आपको कि निर्मला ताय जो मार्जिन से बड़ी प्रख्यात हुई है, वो है पहले नंबर पे है। एक अन्नपूर्णा देवी है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, 2 कैबिनेट मिनिस्टर है। बाकी फिर अनुप्रिया पटेल है, शोभना जी एक है, उनकी सरनेम थोड़ी अटपटी है। फिर एक रक्षा खड़से है, फिर एक सावित्री ठाकुर है, और एक हमारे गुजरात की नीमूबेन बांबनिया है। ये 5 जो है वो एमओएस है। और ये क्या संभालती है, क्या नहीं संभालती, कोई कुछ नहीं जानता। कम से कम बीइंग जर्नलिस्ट मुझे पता होना चाहिए। मैं भी नहीं जानता और मुझे रुचि भी नहीं होती, क्योंकि उनकी इनकी ये कुछ इनके हाथ में कुछ सत्ता जैसी कुछ चीज तो है नहीं। वो रुतबा है मिनिस्टर का, वो कोठी है जो दिल्ली में मिलती है, और पता नहीं और इसके ऊपर जो जो मिलता होगा वो अलग बात है। तो ये 72 मंत्रियों में सिर्फ 7 नाम मात्र की महिला मंत्री हैं। तो जो पार्टी और जो व्यक्ति महिला सशक्तिकरण और नारी वंदन और ये सब जो है उसके इतने ढोल पीट रहा हो, उन लोगों की कैबिनेट में, और मैं अभी वहां तो जा ही नहीं रहा हूं कि कितनी महिला चुन के आई हैं, वो आंकड़ा भी आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं। लोकसभा में कितनी महिला जनप्रतिनिधि जो है वो बीजेपी से है, ये भी जानकारी ऑन द टिप ऑफ गूगल मिल सकती है। पर मैं तो इसलिए मिनिस्ट्री की बात सोच रहा था, मैंने कहा कम से कम यहां तो पावर एग्जीक्यूट करने को मिलता है ना। पॉलिसी जो बनती है वो एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि तो वहां कितनी भागीदारी है, तो वहां भी सिर्फ 7 हैं 72 में से। तो अब ये किस मुंह से कह रहे हैं मतलब दूसरे लोगों को कि वो लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि आपके पास तो पावर है, 3 टर्म से आप बैठे हैं, आप कर देते, आप
कैबिनेट में जो है महिला की हिस्सेदारी जो है पावर एग्जीक्यूशन में और पावर सेंटर के तौर पर आधा कर देते, 50% कर देते, कौन मना करता था? तो मधु जी इसमें तो कोई रोक नहीं सकता था ना, तो फिर ये किस मुंह से कहते हैं? नहीं, पर आप ना किस मुंह से कहाँ की बात कहाँ ले गए? जी। यदि जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं सही है कि वो 3 मंत्रियों के ऐसे स्त्री मंत्रियों के, महिला मंत्रियों के नाम जानते हैं जिनको बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा अपनी डिग्निटी के साथ मंत्री बनने के लिए, तो आप शुक्र मनाइए कम है। आप क्यों चाहते हैं बढ़े ये संख्या? मैं तो नहीं चाहूंगी कि इस किस्म की महिला मिनिस्टर बने, कैबिनेट मिनिस्टर। और जो बातें इनके, मान लीजिए अब जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री है, महिला बनाई, डॉक्टर हर्षवर्धन, बहुत ही अपराइट पॉलिटिशियन। बीजेपी में ऐसे लोगों की बहुत कमी है। मैं मानती हूँ कि इज वन ऑफ द वेरी रेयर पॉलिटिशियंस जो अपराइट भी हैं, केयरिंग भी हैं, अपने समाज में सम्मान भी है और देते भी हैं लोगों को सम्मान, और कर्मठ भी है, और उनके ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा किसी भी किस्म का। उस आदमी को हटा के जब ये रेखा शर्मा है ना नाम शायद, गुप्ता वो जी, ला रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी। जी। अब मैं शर्म आती है, कह भी नहीं सकती हूँ, जो आरएसएस के खुद के लोग आके मुझे बताते हैं किस कारण से इनको बनाया। मैं शब्द भी नहीं वो दोहरा सकती हूँ ऐसे। और मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था। इन्हीं दिनों में आ रहे हैं लोग, खुद बता रहे हैं, और आरएसएस से जुड़े लोग, भाजपा से पुराने जुड़े परिवारों वाले, मतलब जिनके परिवार पुराने जुड़े रहे, वो आके ये बातें अगर बता रहे हैं तो शर्मनाक बात है। और मैं चाहती हूँ कि स्त्रियां ना ही आए पॉलिटिक्स में इस तरह से, तो अच्छा है। अभी जो पत्रकार महिलाएं भी बहुत चिढ़ गई थी जब मैंने कहा कास्टिंग काउच हर जगह है, और पॉलिटिक्स में तो बहुत ही रैम्पेंट है। केवल भाजपा में नहीं, पर यहाँ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा घिनौना और सबसे ज्यादा रैम्पेंट। तो बिलबिलाने लगी बहुत सी महिला पत्रकार पर है। और मैं फिर दोहराती हूँ, जो महिला पत्रकार या पॉलिटिशियन ये शब्द सुनकर बहुत आउटरेज एक्सप्रेस करती है, बिलबिलाने लगती है, इसका मतलब वो सब कुछ जानती है, शायद कॉम्प्रोमाइज्ड भी है, इसीलिए वो चाहती है कि ये महिलाओं के साथ आप ऐसा कैसे दुर्व्यवहार कर सकते हो, उन पर कैसे उंगली उठा सकते हो। अरे आप पब्लिक लाइफ में हो, अगर मैं पब्लिक लाइफ में हूँ और मेरा आचरण बहुत खराब है, तो मैं फिर महिला का मुखौटा पहन के कि आप मुझ पे इसलिए मत आक्षेप लगाओ क्योंकि मैं महिला हूँ। अगर मैंने दुर्व्यवहार किया है, दुष्टाचार किया है, तो सुनना पड़ेगा मुझे। तो बहुत बुरी हालत है इस वक्त। और जो मैं कहानियां, किस्से आरएसएस के परिवारों से सुन रही हूँ, वो बहुत दुखदाई है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं का पार्टी पॉलिटिक्स में जुड़ना, इस वक्त इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जुड़ना खतरनाक है। यू कैनॉट सेव योर डिग्निटी, और नीचे से ऊपर तक पहुंचने तक ही बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही अभी किस्से कहानियां सुनते हैं कि जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी की जिन महिलाओं को टिकट दी जाती है यूनियन इलेक्शन लड़ने के लिए, जो पार्टी बेस्ड होती है, तो वहाँ पे क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती है, तो वहीं से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कॉम्प्रोमाइजेस। तो इट्स नॉट सच अ हैप्पी सिचुएशन कि महिलाएं बिलबिलाती जाए। अच्छा, दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि इस देश में आपने कभी देखा है कि 50,000 महिलाएं या 25-10,000 भी आके डिमांड किए हों पार्लियामेंट के सामने कि हमें रिजर्वेशन दो? नहीं, कभी नहीं। अभी भी ये जो महिला आरक्षण बिल को एक नए रूप में लेके आए हैं, आप बताइए कहीं महिलाओं से आवाज आई थी? नहीं आई थी, बिल्कुल नहीं आई थी। इनफैक्ट मुसीबत तो ये है, मुझे याद है शबाना आजमी, क्योंकि किसी जमाने में बहुत महिला आरक्षण बिल की पक्षधार हुआ करती थी, बहुत चिल्लाती थी, तो हमारी मित्र थी उन दिनों, तो मैंने उससे पूछा कि
क्या आपको लगता है कि महिलाएं इतनी बेचैन है और हैं जो चुनावी राजनीति में अपनी इंडिपेंडेंट पहचान बना के लड़ सकती हैं? तो मैं शबाना ने मुझे हंसी भी आई, रोना भी आया, कहा यू राइट मधु दैट यू नो there aren't actually parties have a very difficult time getting women candidates, which is why किसी लीड मेल पॉलिटिशियन की पत्नी आ जाती है कि चलो ये जो रोटेशनल सिस्टम है यहाँ पे मेरी सीट ये गरम कर देगी, गरम करके रखेगी, और जब ये रोटेशन खत्म होगी तो मैं आ जाऊंगा एट एनी लेवल। नहीं है महिलाएं जो अपने बलबूते पर चुनाव जीत सकती हैं। नगण्य है आज के दिन ऐसी महिलाओं की गिनती जो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ और जीत सकती है। दूसरा, नहीं है महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या जो पार्टी पॉलिटिक्स में जाकर चुनावी राजनीति को अपना करियर बनाना चाहती है। और ये कोई ये मेरा कहना नहीं है, पार्टी के खुद के लोग बताते हैं। अभी इन्होंने जो ये लाया इस वक्त, यू नो वेरी वेल, कई महिलाओं की तरफ से कोई आवाज नहीं थी। अच्छा, अब गिरा तो आपने देखा कि 20, 30, 50 हजार, 5 लाख महिलाएं सड़क पे आ गई, हाय तौबा मचा दी कि हम ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, किसी महिला ने ना मांगी और ना उसका दिल टूटा। अब ये रोए जा रहे हैं नौटंकी बाज, है ना, जो आधे घंटे की आज इन्होंने वो कल रात को दी एड्रेस टू द नेशन। क्या घटिया, जो छोटे से किसी कस्बे का स्कूल होता है, 11वीं 8वीं के बच्चे, उनको ट्रेन किया जाता है, फिल्मी स्टाइल में वो स्पीच देते हैं, उससे भी घटिया स्पीच। इट वाज सो शेमलेस। इस बंदे को पता नहीं प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा होती है, और बियॉन्ड अ पॉइंट अगर आप इतनी घटिया नौटंकी करते, जोकर लगते हैं, जोकर भी नहीं लगते, उससे भी कोई नीचे की श्रेणी होगी तो। खैर, इसने जो ड्रामा किया, सबसे अच्छी बात है कि पैनिक रिएक्शन था इसका। नंबर 1, एप्स्टीन फाइल्स का जो खुलासा हुआ है, हिले तो हुए हैं जनाब, और कब इनका नाम और आगे आ जाए इनको ये भी नहीं पता। अभी तक तो इनके मंत्रियों तक ही बात सीमित रही है। उसके अलावा अब बहुत खुलकर, केवल सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, बहुत से लोग, अगर वो मेरा ट्वीट, छोटा सा एवे सा ट्वीट 13 मिलियन पहुंच गया और उसके बाद से लगातार चर्चा शुरू हुई है, तो इसका मतलब बहुत से लोग उबल रहे हैं इनकी अय्याशी को लेकर भी, उबल रहे हैं, जानते हैं। और इतने लोग अगर मेरे पास आ रहे हैं जो इनको करीब से जानते हैं और इनको करीब से देखा है इनकी हरकतें, ऐसे भी लोग मेरे पास आ रहे हैं और वो किससे बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये जो अपना संत महात्मा का इमेज बनाए रखने की कोशिश की है, वो क्रैक हो चुका है पूरी तरह से। और जिस तरह इन्होंने गिल ट्रैप करने की कोशिश की ऑपोजिशन को, भ्रूण हत्या के समान आपने काम किया। मतलब कौन ऐसे फिल्मी बातें करता है? इट वाज रियली डिस्गस्टिंग। पर इस पे बूमरैंग किया जा रहा है, एंड एज आई सेड बिफोर, नाउ ही इज अ लेम डक प्राइम मिनिस्टर। तो पहले जैसे ये मातृशक्ति, वो जो संघी वोकैबुलरी है ना, दिन में भैया रात में सैया वाली नौटंकी करते थे, और अभी ये जो दूसरी कर रहे हैं, आई एम रेडिकल फेमिनिस्ट खुद को कहना ट्विटर हैंडल पे, इट शोज टेरिबल डेस्परेशन, क्योंकि इनको पता है कि अब इनके स्कैंडल्स जो है ना, और द स्केलेटन्स इन हिज many cupboards, the many skeletons in his many cupboards, वो ओवरफ्लो करने शुरू हो गए और इनके पापों का घड़ा सच में भर गया। अब लोग झेल नहीं पा रहे इनकी बेईमानियां, इनके फरेब, इनकी नौटंकियां। पर अब आते हैं विमेन्स रिजर्वेशन बिल पे।
सबसे जी, पहली तो बात है कि जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ यूपीए काल में भी, मैं तब से उसका विरोध करती आई हूँ। और विरोध ही नहीं किया, मैंने कुछ मेरे सीएसजीएस कॉलीग्स के साथ मिलके एक ऑल्टरनेटिव स्कीम भी प्रपोज की थी। ऑल्टरनेटिव विमेंस रिजर्वेशन बिल ड्राफ्ट करके हमने इलेक्शन कमीशन को भी सौंपा था, उनसे भी चर्चा हुई। और इलेक्शन कमीशन को हमारा बिल, दिया हुआ बिल, जो मैंने खुद जाके इलेक्शन कमिश्नर को उस वक्त दिया, उनको पसंद आया। उनका ये सही में बेहतर है। या यही नहीं, बहुत से लोग इंक्लूडिंग कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, उन दिनों तो वो बहुत फियर्स फेमिनिस्ट वो भी हुआ करते थे किसी जमाने में, और जी, उन्होंने भी पूरा एक आर्टिकल लिखा, मुझे जहां तक याद आ रहा है इंडिया टुडे या कहीं, कि जो मानुषी ने प्रेजेंट की है ऑल्टरनेटिव स्कीम, वो बेहतर है। उसमें बड़ा सिंपल था कि पार्टी बेस्ड कोटाज रखो। ये रिजर्व सीट का जो कॉन्सेप्ट है, ये समय आ गया है सब किस्म की रिजर्वेशन, सब किस्म के आरक्षण को रद्द करने का। आरक्षण, रिजर्वेशंस हैव outlived their यूटिलिटी, और वो आज हमारे देश के गले का पत्थर बन गए। हम डूब रहे हैं ये रिजर्वेशंस और आरक्षण के बोझ के तले दबकर। और जो जिस तरह से मेरिट कॉम्प्रोमाइज होता है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस तबाह हो रही हैं, क्योंकि आरक्षण की जो राजनीति चल रही है, एक तो इट्स एंटी टैलेंट, एंटी मेरिट, और हमारे सारे मेरिटोरियस बच्चे, उनको अगर लगे कि हमारे लिए इस देश में जगह ही नहीं है और विदेशों में जाके टैक्सी ड्राइविंग कर लो, पर यहाँ कुछ भी काम करने को हमारे को मिलने वाला नहीं है, वहां तो कम से कम टैक्सी ड्राइव करके ऊपर पहुंच जाएंगे। तो बहुत बुरा हाल है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब शुरू में, जब संविधान बन रहा था और आज़ादी के बाद जब ये रिजर्वेशंस की बात आई एससी और एसटी को लेकर, तो कुछ लोगों ने ये सुझाया था उस वक्त भी कि स्त्रियों के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। बट ऑल इम्पोर्टेंट विमेन लीडर्स, जो 40s और 50s की स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई जो महिलाएं थी और अग्रसर भूमिका निभा रही थी पॉलिटिकल पब्लिक लाइफ में, उन सब ने कहा बिल्कुल नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम अपने बलबूते पर खड़े हो सकते हैं। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हमने वो अल्टरनेटिव बिल पेश किया था, तो हमने जब डेटा एग्जामिन किया कि क्या वोटर महिलाओं के खिलाफ है, क्या वोटर महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, तो हमने क्या पाया कि सक्सेस रेट ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स इज फार हायर देन द सक्सेस रेट ऑफ मेल। इसका मतलब साफ है कि वोटर, अगर उसके सामने चॉइस है एक काबिल महिला और एक अ, बराबर का पुरुष, तो महिला को फेवर करता है। In fact, there's a distinct preference among Indian voters, including male voters, for women candidates. ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारे समाज की, हमारे संस्कारों की, कल्चर की एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है कि वो जो हमारे कल्चर में रहा है ना, स्त्री शक्ति का रूप है, देवी के रूप में पूजते भी हैं। तो हमारे देश का पुरुष विमेन एज अथॉरिटी फिगर, जब वो कोई भी महिला अपने बलबूते पर शक्ति का स्वरूप बन के खड़ी हो जाती है, तो पुरुषों को अच्छा लगता है। दे डोंट, ये ट्रेडिशनल पुरुषों की बात करनी है, जो मकौले पुत्र है ना, इनकी मानसिकता कुछ और है और संघियों की भी मानसिकता कुछ और है। वो बोलते कुछ हैं और अंदर से कुछ और। जैसे मैंने कभी भी हमारे समाज में मैंने नहीं पाया कि महिला होने के कारण मुझे कभी दुराचार या पुट डाउन का या ऑप्रेशन का एहसास हो, एक्सेप्ट लेफ्टिस्ट सर्कल्स में और इन संघियों के सर्कल। ये दोनों एक जैसे हैं इस मामले में। तो हमारा समाज जो है, सामान्य समाज जो है, इट रियली वैल्यूज एंड ऑलमोस्ट वर्शिप्स स्ट्रॉन्ग वुमेन।
और अच्छी महिला खड़ी होती है तो पुरुष स्वयं ही खुशी से उसके साथ लग जाते हैं, ये सोच के कि शायद गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स कम करेगी या कम होगी। पर दुख की बात यह है कि महिलाओं ने जो रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है आज जो पीढ़ी की महिलाएं हैं, तो वो ये है कि करप्शन में, क्राइम में वी कैन आउट परफॉर्म, वी आर एज गुड एज मेन इन करप्शन एंड क्राइम। ये जो हो गया है, क्योंकि आज हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि महिलाओं की एंट्री चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, जर्नलिज्म में हो, मेडिकल प्रोफेशन में हो, या पॉलिटिक्स में हो, जुडिशरी में हो, हम ये नहीं कह सकते हैं, या आईएएस में, ब्यूरोक्रेसी में हो, ये बिल्कुल कतई नहीं कह सकते कि वहाँ करप्शन कम हुई है और एफिशिएंसी ज्यादा आई है, बिल्कुल नहीं कह सकते। सिस्टम और सड़ा और गला है, क्योंकि महिलाओं ने दिखा दिया कि हम भी, विद एक्सेप्शंस, पर वो एक्सेप्शंस पुरुषों में भी। वी हैव एज मेनी ऑनेस्ट मेन इन bureaucracy, in various professions, as there are honest women, but we also have a majority जो अनप्रोफेशनल है, करप्ट है, सारा सिस्टम सड़ता गलता जा रहा है। और करप्शन तो आज के दिन, पिछले 10 सालों में, विशेषकर 11 सालों में, मोदी जी के काल में तो एक चरम सीमा पर पहुंची। तो ये क्या भी सशक्तिकरण कराएंगे किसी महिला का, जबकि आम महिला आज पुलिस थाने में या किसी सरकारी दफ्तर जाने में डरती है। उसे पता है घूस के बगैर काम नहीं होना, और घूस भी अगर जो काम 5,000 में होता था आज 50,000 में हो रहा है। इस तरह से एस्केलेट हुआ है। तो महिलाओं का पब्लिक लाइफ में आना, ये अगर नहीं इस बात में सक्षम नहीं है कि हमारी पॉलिटिक्स, हमारी पब्लिक लाइफ, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सुधरे, अगर ज्यादा बिगड़ रही है, तो मैं कहती हूँ घर में क्या बुरी हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको उनको लाना है। साड़ी वेयरिंग पर्सन if proves to be more corrupt than a pant wearing person, then I'm sorry, I'm not too excited about that. But most importantly, जो स्कीम हमने ऑफर की थी वो थी पार्टी बेस्ड कोटा, विच मीन्स कि आप कानून लाइए, अमेंडमेंट कीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, और उसमें कि हर पार्टी मिनिमम इतनी सीट्स देगी, मान लो 33% देगी, और वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। पहले तो जो बिल पास हुआ था ना, जो आप जिसका हवाला आप दे रहे थे, उसमें तो ये था कि रोटेशनल चलेगी, 1/3, फिर 1/3 XYZ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसके बाद रोटेट होके कहीं और जाएंगे। तो बहुत वो अनस्टेबल पॉलिटिक्स को कर देता, क्योंकि किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि इस कंस्टिट्यूएंसी में मैं दोबारा लड़ पाऊंगा या लड़ पाऊंगी कि नहीं। तो रोटेशनल सिस्टम के बहुत नुकसान थे, बहुत हार्मफुल था, और कहीं भी दुनिया में ये रोटेशनल सिस्टम नहीं आया। अगर आप देखें यूरोप में भी, जहां महिलाओं की संख्या बड़ी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो या जर्मनी हो, वहां पार्टी बेस्ड कोटाज ही रहे। तो हम उस रास्ते पर क्यों ना जाएं जो आसान है। उसमें आप अगर 33% कोटा देते हैं, देखिए फायदा उसका क्या है कि अगर हर पार्टी 33% टिकट्स देती है, और ये नहीं है कि ये महिला आरक्षित सीट है, वो कहीं से भी खड़ी हो सकती है जहां उसकी तैयारी है। मान लो मेरी तैयारी साउथ दिल्ली से है, पर आरक्षित सीट आती है नॉर्थ दिल्ली से, तो मैं नहीं जा सकती एकाएक, आई बी वेरी वीक। सो फिर वही होगा कि वहां का जो भी स्ट्रॉन्ग मेल कैंडिडेट होगा वो कहेगा चलो मेरी पत्नी को दे दो, इसको मैं जितवा दूंगा। तो कोई भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को डेवलप करके महिला नहीं अपने बलबूते पर लड़ पाएगी चुनाव। तो हमने इसीलिए ये प्रपोज किया था कि आप 33% अगर पार्टी बेस्ड है, और जो पार्टी नहीं देती तो उसको सिंबल मत दे, इलेक्शन कमीशन कुछ प्यूनिटिव मेजर्स लगा दे ताकि उसको देने पड़े। अब अगर 33%, मयूर जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर पार्टी अगर 33% देती है और वो फिक्स सीट से नहीं है, तो आप सोचिए
theoretically वो 33% से महिला 66% भी जीत सकती है, 50% भी जीत सकती है, 70% भी जीत सकती है, क्योंकि she spread all over. Women are as candidates are spread all over. उसका ये भी एडवांटेज होता है कि आप जनाना डब्बा की पॉलिटिक्स नहीं खेलते। अभी तो जब आरक्षण कर दिया आपने इन्होंने, तो ये जनाना डब्बा बन गया। महिला केवल महिला के खिलाफ खड़ी होगी, जैसा अभी होता है एससी वाली एससी एसटी सीट्स में, एससी केवल एससी के खिलाफ खड़ा होगा। जी जी। और ये दे नेवर टेकन सीरियसली। ये कोटा वाले उनको मान के उन कंस्टिट्यूएंसीज में कोई इलेक्शन का भी उतना माहौल होता ही नहीं है कि इन्हीं में से किसी ने आना है तो क्या फर्क पड़ता है। तो यही हाल महिलाओं का होगा अगर वो जनाना डब्बा की राजनीति में धकेल दी जाती हैं, वो भी तब जबकि वोटर आपको डिसलाइक नहीं करता, वोटर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, प्रेफर ही करता है। सक्सेस रेट महिलाओं का ज्यादा रहता है। अब पार्टियां टिकट नहीं देना चाहती और ये नौटंकी करना चाहती हैं, तो ये तो कोई कारण ना हुआ कि हम उनको इस किस्म के गलत स्कीम्स को लाने दें। अब जो 1/3 इन्होंने सीट्स बढ़ाई हैं, पार्लियामेंट का साइज इतना बढ़ गया है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमारी पार्लियामेंट इट नेवर फंक्शंस इन अ मीनिंगफुल वे। और जो पार्लियामेंट का असली काम है वो है लेजिस्लेशन। द सैड रियलिटी इज अधिकतर नहीं, आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ लॉज हमारा लॉ मिनिस्ट्री भी नहीं बनाती। हमारी पार्लियामेंट में नौटंकी की डिबेट होती है, विप पास की जाती है कि इसको तो अपोज करना है या सपोर्ट करना है, और ये सारे विदेशों से बन के आते हैं कानून। विमेन्स रिजर्वेशन बिल भी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये फॉरेन फंडेड एनजीओ ने शुरू किया था इसका रोना धोना, महिलाओं ने कभी नहीं मांगा था। और ये जो फॉरेन फंडेड एनजीओ वाली सारी महिलाएं हैं, कभी भी किसी समय भी, मुझे तो अच्छे से याद है क्योंकि मैं तो दिल्ली में देखती रही हूँ उनके कार्यकलाप या बाकी शहरों में भी, कभी भी ये 500-600 से ज्यादा महिलाएं इकट्ठी नहीं कर पाए किसी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी। अधिकतर क्या होता था कि 50, 60, 100, 150 महिलाएं ज्यादा, वो भी सारी फॉरेन फंडेड एनजीओ वाली, ये भी नहीं कि वो अपने पड़ोसियों को भी ला सके। और मीडिया ऑलरेडी इनके पेरोल पर होता है, तो इनकी छोटी सी टुटसी फुटसी टीवी डेमोन्स्ट्रेशन को नाम दिया जाता है कि बहुत बड़ा जैसे कोई आंदोलन शुरू हो गया। तो ये जो टाइट फ्रेम बनाइए ताकि भीड़ बड़ी दिखे और फिर दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल। और जो फॉरेन फंडेड एनजीओ जो कानून लाते हैं वो विदेशों से बन के आते हैं, ना हमारी लॉ मिनिस्ट्री की औकात है कि उन पे बहस कर सके या उन पे संशोधन कर सके, ना लॉ कमीशन कुछ करती है। और लॉ कमीशन में भी बैठ जाते हैं ये सारे फॉरेन फंडेड एनजीओ टू मेक अ प्रिटेंस कि लॉ कमीशन सिटीजन्स के साथ मिल के कानून बना रही है। पर उस लॉ कमीशन की कमेटी में कभी मधु किश्वर नहीं आएगी, उसमें फोर्ड फाउंडेशन के फंडेड, सोरोस फंडेड, ये सारे वही एनजीओ आते हैं। तो ये वहां से आया है ये कानून। और तभी इसकी जो स्कीम है, जो रोटेशनल स्कीम थी, वो बिल्कुल हमारी घिसी पिटी डेमोक्रेसी को और भी तबाह करने वाली थी। और मोदी जी ने उसको छोड़ के जो नया फॉर्मूला अपनाया है, जनाना डब्बा पूरा ही बहुत सा बड़ा बना दिया। तो जो कास्टिंग काउच की राजनीति चल रही है, जो माहौल है, पार्लियामेंट का कोई फंक्शन है ही नहीं, किसी बिल पे ढंग से डिबेट होनी ही नहीं है, विप पास करना है। इस पार्लियामेंट का फायदा भी क्या है अगर कानून बाहर से आने हैं और आपने केवल रबर स्टैंप उनको यहाँ करना है और महिलाओं से भी यह करवा देना है जो कि करवाते आए हैं। तो आई मीन मेक्स नो डिफरेंस वहाँ महिला है, मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है। ऑनेस्टली इट इज irrelevant because our parliament has really no role. It is being managed from
by outside forces. There's no doubt in my mind about it. हर कानून का मैं बता सकती हूँ कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और पुलिस रिफॉर्म्स तक भी। आप सोचिए आज के दिन पुलिस रिफॉर्म से ज्यादा कौन सी बड़ी अहमियत की बात है। सोरोस फंडेड, फोर्ड फाउंडेशन फंडेड एनजीओ ने सारा पुलिस रिफॉर्म का मुहिम चलाया। सुप्रीम कोर्ट हाँ हाँ करके रबर स्टैंप की तरह लगाती गई और जो पुलिस रिफॉर्म्स लाए गए एज ए रिजल्ट, इसमें माया दारूवाला जो सैम मानेकशॉ की बेटी वो चलाती हैं और एक दो उनके और साथी, और बहुत ही घातक किस्म के पुलिस रिफॉर्म्स उन्होंने मनवा लिए क्योंकि यहाँ किसी ने परवाह नहीं की, बिल्कुल परवाह नहीं की। तो जब ये हालत है, आपकी पार्लियामेंट ने नहीं सोचना, आपके जजेस को भी इजाजत नहीं है कि अगर फॉरेन फंडेड एनजीओ को ले आए, फोर्ड फाउंडेशन, सोरोस या हीवॉस या जो भी हैं इनके बड़े बड़े, वो कोई कानून लेके आए तो आपने चूं चां भी नहीं करनी, आपने तुरंत हाँ करके उनको जो वो मांगे वो ऑर्डर दे देना। तो जब ये हालत है आपकी पार्लियामेंट की, तो इतना ज्यादा तामझाम मोदी जी कर रहे हैं जैसे सशक्तिकरण हो जाएगा महिलाओं का। अरे तुम्हारे कैबिनेट मिनिस्टर रबर स्टैंप है, हंसते हैं लोग उन पर। एक चपरासी की नौकरी तो कोई मिनिस्टर अपनी मर्जी से लगवा नहीं सकता, कॉमा फुल स्टॉप वो बदल नहीं सकता। आपके चीफ मिनिस्टर पर भी आपने ऐसे निगरानी रखी है, वहां पे आपके ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, पीएमओ से मैनेज होते हैं सीएमओ ऑफिस भी। ये मोदी जी का जो हाल है, किसी जमाने में हम कहते थे इंदिरा गांधी का बहुत सेंट्रलाइज पीएमओ होता था, बट मोदी जी का पीएम, आई मीन मे बी उस वक्त 50-60 लोग होते होंगे इंदिरा जी के पीएमओ में, इनके तो सुना है 700-800 लोग हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन हैज कम टू अ हॉल्ट क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त करना है या चपरासी, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का भी कोई हाथ नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का तो हाथ होना तो बहुत दूर की बात है। तो इन्होंने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इतना सेंट्रलाइज कर रखा है और पैरालाइज कर दिया है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो क्या सशक्तिकरण होगी। और पार्लियामेंट में जाके आप मुझे बताइए मयूर भाई, एक पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर की है क्या हैसियत? बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, पर्क्स मिल गए, मुफ्तखोरी मिल गई, हवाई जहाज टिकट मिल गए, फ्री रेल टिकट मिल गए, पेंशन मिल गई, लाल बत्ती मिल गई, मतलब वो ऐयाशी मिल गई। उसके अलावा ना तो आप अपने मन मर्जी से किसी इशू पर विचार कर सकते हैं, ना किसी कानून में एक कॉमा फुल स्टॉप भी संशोधन करवा सकते हैं। जो विदेशों से बन के आ रहे हैं कानून और जो पॉलिसीज बन के आ रही हैं, और कंसल्टेंट, ये तो मोदी गवर्नमेंट ने तो अंधेर मचा दिया फॉरेन कंसल्टेंट्स, ये तो हमारे मंदिर भी फॉरेन कंसल्टेंट से बनवा रहे हैं। मतलब इनकी तो हालत देखिए, जब हमारे मंदिर भी इनके फॉरेन कंसल्टेंट्स बनवा रहे हैं, आपकी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? आप कौन सी दवाई इस्तेमाल करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे, कौन सी दवाई ठोकेंगे, क्या नहीं ठोकेंगे, हर चीज तो विदेशी इनके माई बाप तय कर रहे हैं। पार्लियामेंट की हैसियत बिसात है भी क्या? और मैं सोचती हूँ, जब मैं कहती हूँ कि महिलाओं को और शरीफ यानी नेक नियति वाले पुरुषों को दूर रहना चाहिए राजनीति से, इसका ये मतलब नहीं कि पब्लिक लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ में आप हस्तक्षेप मत करो। मैं करती हूँ ना, मैं तो कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, बट आई एम वेरी श्योर यू विल एग्री विथ मी कि जिस बेबाक तरीके से मैं बात कहती हूँ और लोग सुन भी लेते हैं, कौन सी राज्यसभा या लोकसभा की मेंबर है या हमारी कौन सी मंत्री है जो खुल के बात नहीं कर सकती है? मेरा इसमें जो मेरा मानना है, मैं रखना चाहता हूँ, सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, जहां तक जैसे हम वहीं से शुरू करते हैं कि भाई जो हमारे दलित समाज के या आदिवासी समाज के जो भाई बहन थे, उस समाज को रिजर्वेशन दिया गया और उस पर बहुत सारी डिबेट्स हैं। एक डिबेट ये भी है जो मुझे बड़ी सही लगती है कि भाई जो मेरिटोरियस वे में जो जनरल कैटेगरी में है, बहुत सारे युवा बच्चे, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चलिए,
एक बार मैं इस बात को मानता हूं, मैं इसके विरोध में जाके कोई दलील नहीं करता हूं, लेकिन साथ में मैं ये भी बिल्कुल जो है बहुत खुल के और बहुत लंबे अरसे से कह रहा हूं, क्योंकि मैं एक अपर कास्ट से आता हूं, आप भी अपर कास्ट से आती हैं। हम लोगों ने वो सोशल सामाजिक दृष्टिकोण से वो प्रिविलेजेस जो है हमने पाए हैं, जो कि दलित समाज या आदिवासी समाज या पिछड़े वर्ग के लोगों को कभी नहीं मिलता। ये एक कभी नहीं वाली बात मत कहो, बाकी ये कहो, देखिए दलित शब्द मयूर भाई जी हमारा हिंदुओं की देन नहीं, हिंदू सभ्यता की देन नहीं, अभी उस व्याख्या में नहीं जाना चाहता मैं नहीं अभी जरूरी है, समझने के लिए कह रहा हूँ। ये कैटेगरीज SC ST दलित OBC MBC फ्लांट ढिमका, ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की, ये कन्वर्जन माफिया की कैटेगरीज हैं, और उन्होंने हिंदू समाज को काटने बांटने के लिए ये सब किया। हमारे समाज ने कभी किसी को दलित नहीं कहा, और ये भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आज जिनको आप दलित OBC जातियां कह के पुकारते हैं, उनमें से बहुत बड़ी बड़ी रूलिंग डायनेस्टीज रही हैं। जो ST भी जिनको आज आपने मुंडा और दे वो इम्पोर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज, ऐसा नहीं है कि वो जंगली उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ मधुरी, मैं उस हमने बात से नहीं किया। जैसे लेकिन इन जनरल आज में है निषाद राजा की, जब आप रामायण में सुनते हैं निषाद राजा, फिर राजाओं की श्रेणी में वो स्थान नहीं होता था। निषाद कम्युनिटी के राजा होते थे, इसका मतलब उनकी अपनी सत्ता थी, और उनके साथ वो भेदभाव की बात नहीं थी। अगर जिस तरह से हमारे यादव को आपने OBC बना दिया, यदुवंशी, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये मेरी पासिंग एक डिबेट वाली एक दलील थी, पासिंग पर, इस पर फोकस अभी नहीं कर रहा हूँ। आपसे जो बहुत और भी बातें करनी उसमें ये मुद्दा आने वाला है, तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि मेरे नजरिए में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो जिसे हम पिछड़ा समाज कहते हैं, वो जिसकी तादाद बहुत बड़ी है, उनके साथ बहुत बड़े अन्याय हुए हैं, ये वास्तविकता है। खैर, अब उसके साथ साथ मैं एक और बात करना चाहता हूं, जिन्होंने किए हैं उनसे न्याय मांगो, जिन्होंने ये जो अछूत किस्म का जो अनटचेबिलिटी, भंगी समाज, ये पोस्ट इस्लामिक इंटरवेंशंस हैं, वो उस पे बात करेंगे। और मैं कह रही हूँ अन्याय हुए, मान लीजिए अन्याय हुए हैं, ये हकीकत है मेरे कहने नहीं, पर मैं कह रही हूँ ब्राह्मणों के साथ जितने अन्याय हुए हैं किसी के साथ नहीं हुए। जितने ब्राह्मणों के सरतन से जुदा हुए हैं इस्लामी काल के दौरान, पूरे पहाड़ के पहाड़ बनाया करते थे वो तो ब्राह्मणों के सरतन से जुदा करके। और गरीबी जो ब्राह्मणों में भी आज है, रिक्शा पुलर से लेकर बीड़ी पान की दुकान से लेकर छोटे छोटे इतने धंधे करने हैं ब्राह्मण। सवाल ये है हमारा सारा समाज सब कास्ट, दूसरा सब नीचे गिरे। और जितनी मार्शल रेसेस थी, जैसे महार, ये मार्शल रेसेस थे, पासवान मार्शल रेसेस थे, रजवाड़ों की फौजों के ये सिपा सलार होते थे। और अंग्रेजी शासन ने जब रजवाड़ों की जब ये सारी फौजें डिसमेंटल की, तो they were left high and dry and they sank low in status। तो जिन्होंने किया है, लोगों को नीचे गिराया है, उसमें हमारे किसान भी आते हैं, हमारे वीवर्स भी आते हैं, हमारे सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो आर्टिजन्स जिनको कहते हैं, सुनार, लोहार, कुम्हार, जो प्रजापति जाति, जो हमारे ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट, सभी हमने उनको कभी नीचा नहीं समझा था। एंड दे वर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। जब जिन्होंने नीचा किया है वो उनके ठेकेदार बनके आज हमें भाषण देंगे, आई एम सॉरी, आई एम नॉट फॉर इट। बट if there has to be remedial action, now you and I are one on this। जो भी आज अपने बलबूते पर किसी भी वजह से, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वीवर का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है उसके लिए मयूर भाई, वो ये है,
world class education, gold plated though universal, focus only on two free services, the best possible education for all and the best possible health facilities. उसका ये मतलब नहीं हॉस्पिटल खोल लो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ना, उसका मतलब है हमारा फूड चेन पॉइजन ना हो, साफ पानी मिले, साफ हवा मिले और खाने को पौष्टिक खाना मिले, बच्चों को तीनों मील्स दो। और आप अगर ये करते हो 12 साल तक, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया पोषण, बढ़िया शिक्षा मीनिंग ये नहीं जो आपको ये कॉन्वेंट स्कूल में मिलती है, नो, आई मेंट हमारी ज्ञान परंपरा से भी जुड़ी हो और आज की परिस्थिति से भी जुड़ी हो, दोनों का मिश्रण करके। तो ये बच्चे 12 साल में किसी से भी compete दुनिया में कर पाएंगे, वो कैम्ब्रिज और हार्वर्ड के बच्चों से भी compete कर पाए। ऐसी शिक्षा दो ना, और ऐसी हेल्थ सर्विसेज दो उनको, उनकी पोषण जो है उसको सुधारो। और जो अभी क्या कर रहे हैं आप, पोषण खत्म कर दिया, जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं हम, जहरीली हवा को हम अंदर ले जा रहे हैं, तो मरे कुचले सारे ही हो रहे हैं। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज इन्वेस्ट वेयर विदिन 12-13 years पूरा काया पलट जाता, फिर कौन पिछड़ा रहता। अगर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल रही होती जो इस देश की परंपराओं से भी जुड़ी थी, मदर टंग में एजुकेशन, प्राइम बेसिक एजुकेशन होती, ये अंग्रेजी और देसी भाषाओं का जो गैप है उसकी वजह से भी अधिक पिछड़े हैं। आज पिछड़ा हुआ असल में वो है जिसको अंग्रेजी नहीं आती, नो मैटर किस कास्ट से हैं आप, अंग्रेजी में गिडर पिडर कर लो, सब कास्ट भूल जाते हैं। और अंग्रेजी नहीं आती तो आपकी जाति वाति किसी काम की नहीं है। दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ इंडिया। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज reservation की बजाय there are better ways of bringing equity, dignity to the life of all without dividing them. That's my point. मैंने कहा कि ये हमने एक्चुअली सवाल के रखा हुआ है एक अलग एपिसोड के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मुझे रखना था मैंने रखा। इससे आगे थोड़ा मैं जा रहा हूँ इसमें, और मेरा जो महिलाओं को लेकर जो है, आपके एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो कंजीनियल एनवायरनमेंट नहीं है महिलाओं के लिए, और नहीं उसको खड़ा कर पाए हम लोग इतने 78 साल में कि वो एक सुरक्षा का भाव और एक इक्वलिटी का सही में भाव जो है वो महसूस कर सके महिलाएं, या हम उनको करवा सके। नहीं, पर पुरुष में सुरक्षित है क्या? पुरुष सुरक्षित है इस देश में? उसी में जा आगे जरूरी है। अब मैं आप ही के साथ जो है इसमें कहीं जुड़ता हुआ, लेकिन अपनी बात कहता हुआ नजर आऊंगा आपको। तो पहली बात, क्योंकि हम महिला आरक्षण को लेकर, महिला सम्मान को लेकर उस पर कर रहे हैं, तो उस मुद्दे को मैं पहले छूने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि पुरुष सभी जो है वो सुरक्षित है, हाँ, लेकिन सुरक्षित रहने के मामले में पुरुष किससे असुरक्षित है वो एक फिर अलग से एक डिबेट का सब्जेक्ट है जो आज नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ महिलाओं पे बात कर रहा हूँ। तो वो एनवायरनमेंट हम लोग नहीं खड़ा कर पाए, और नहीं कर पाए हैं इसकी वजह ऑब्वियसली अब तक जितने भी लोग सत्ता में रहे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जनता पार्टी हो, जो भी हो, वो लोग क्या वही लोग हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, आर दे ओनली गवर्नमेंट्स आर रिस्पांसिबल, और द सोशल स्ट्रक्चर, सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज आल्सो सेम वे रिस्पांसिबल? कैसे हम ये समझेंगे कि जैसे गांव में होता है कि रिजर्व्ड महिला की जो सीट होती है उसमें महिला खड़ी तो रह जाती है, लेकिन फिर सरपंच पति नाम का एक प्राणी है जो उस महिला का पति होता है, और वो पूरा गांव का पंचायत चलाता है। वैसे ही सरपंच विधायक, और जैसे सरपंच पति होता है, विधायक पति होता है, सांसद पति होता है, तो महिला क्या सही में अपनी पॉलिटिक्स अपनी मर्जी से कर भी पाती है? ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसमें 2 पॉइंट। सबसे पहले तो ये कि आज की राजनीति, क्योंकि नेक
पुरुषों को, ईमानदार नेक पुरुषों को भी साइडलाइन कर देती है, क्योंकि मनी और मसल पावर काम करते हैं। एक चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। जिसने 50 करोड़ रुपया या पता नहीं 100 करोड़ खर्च रहे हैं, पता भी नहीं, अब तो इट्स गॉन एस्ट्रोनॉमिकल, तो वो फिर भ्रष्ट होना उसका निहित है। मनी और मसल पावर, दो चीजें डोमिनेट करती हैं पुरुषों के लिए। स्त्रियों के लिए मनी, मसल पावर और साथ में कास्टिंग काउच, ये तीन आ जाते हैं। नाउ व्हेन यू हैव दीज थ्री कॉम्बिनेशंस अगेंस्ट यू, तो ये आरक्षण से नहीं ये निपट सकती है बात। यू हैव टू कन्फ्रंट द प्रॉब्लम हेड ऑन, कि ये जो राजनीति है ये पुरुषों के लिए भी, नेक नियति वाले पुरुषों के लिए भी उतनी हॉस्टाइल है जितनी महिलाओं के लिए। दैट आई थिंक इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं ना कि हम उनके लिए, महिलाओं के लिए एटमॉस्फेयर नहीं बना पाए, मैं ये कह रही हूँ आपकी पार्लियामेंट जो है वो कोई नेक काम करने की क्षमता ही नहीं रखती। आपने उस इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी ही नहीं बना के रखी, और बन भी नहीं सकती। ये जो डेमोक्रेसी है ना, इसके तहत अच्छे लोगों का सत्ता में आना बड़ा मुश्किल है, फॉर द सिंपल रीजन, डेमोक्रेसी का बुनियादी प्रिंसिपल है वन मैन वन वोट। यानी एक गुंडे मवाली का भी एक वोट है, एक टेररिस्ट का भी एक वोट है, और एक संत महात्मा का भी, एक टॉप नॉच इसरो के साइंटिस्ट का भी। जब ये सिस्टम इतना, और आप स्वयं जानते हैं किसी भी परिप्रेक्ष्य में जो गुंडे मवाली होते हैं फटाफट इकट्ठे हो जाते हैं। नेक लोग जो हैं वो गैंग बना के जीते ही नहीं है, और इसलिए जो गुंडा तत्व है सिर्फ भारत में नहीं, आप देखते हैं ना जो एप्स्टीन फाइल्स क्या बताती हैं, यही बताती है माफिया रूल है। माफिया रूल हर डेमोक्रेसी में चल रहा है। ऊपर उनका मुखौटा जरा ज्यादा अच्छा है यूरोप का, ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने हमारा लूट खसोट करके अपना मुखौटा जरा अच्छा बना लिया, सिविक इम्यूनिटीज अच्छी कर ली। वो यहाँ की लूट से ही किया ना, हमें लूट कर तबाह करके खुद लगे कि अब हम बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गए, हमारा समाज साफ सुथरा है, सब कुछ है। लेकिन है तो माफिया रूल, वोट देके सो जाओ। तो ये तंत्र के अंदर कोई भी एम्पावर नहीं है। इफ यू आस्क मी, मेरी वोट की क्या कीमत है? 2 पैसे भी नहीं। मैं वोट दूं, उसके बाद गिड़गिड़ाती हुई पहुंच जाऊं, मुझे यही है ना। एज आई गो टू एवरी पावर विल्डर एज अ पिटिशनर, आई हैव नो पावर। तो जो पावर विल्डर्स के आसपास जो गुंडा तंत्र है वो हावी हो जाता है, कुछ भी करवा लेता है, कुछ भी मनवा लेता है। तो हमने एक आम नागरिक को इतना निर्भीक कर दिया है, चाहे महिला या पुरुष, कि मेरे मोहल्ले का जो नाली खड़ंजा है ना, उसको भी साफ करवाने की मेरे पास कोई तरकीब नहीं है। अगर म्यूनिसिपैलिटी ना चाहे साफ करना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारा सुएज सिस्टम ओवरफ्लो करता रहे, मेरे पास उतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं कहूँ मैंने जो वोट दी थी, अब डंडा मार के मैं कहती हूँ करो मेरी सुएज सिस्टम की सफाई, और ये ओवरफ्लो कर रहा है, कुछ भी नहीं है। और सिर्फ मिन्नतें करो, तरले करो, पिटिशनर करो, आई सिंसियरली प्रेयत, सविनय निवेदन ये है, हाथ जोड़ के बस खड़े हो जाओ, एड़ियां घिसने किसी न किसी सत्ताधारी के कमरे के बाहर। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट द सिस्टम इज सो रॉटन। तो इसमें सशक्तिकरण का कोई मतलब ही नहीं बनता। ना कोई मिनिस्टर आज इतना सशक्त है कि अपनी मर्जी से अपनी मिनिस्ट्री चला ले, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना सशक्त है कि देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी अपनी मर्जी से चला ले। यू नो वेरी वेल कि ट्रम्प साहब एक झटका मारते हैं तो मोदी जी खड़े हो जाते हैं। वो कहेंगे यहाँ से ये नहीं खरीदना, वहां से वो नहीं खरीदना, ऐसे करना है, यहाँ पे हस्ताक्षर करना है, करने पड़ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री सशक्त नहीं है, वो मुझे क्या सशक्त करेगा? और कोई सरकार किसी नागरिक को सशक्त नहीं करती,
केवल आप एक काम कर सकते हैं इस अच्छी सरकार और बुरी सरकार में, कि नागरिक को कुचलो मत, डोंट क्रश अस, दैट्स ऑल वी डिमांड। आपको महिला सशक्तिकरण करना है ना, तो बड़ी सिंपल चीज है जो करने की जरूरत है। हर महिला को सबसे बड़ी चिंता होती है उसके बच्चे स्वस्थ होंगे कि नहीं। आप बचपन से ही आपने माँ से वो अधिकार छीन लिया कि अपने बच्चों का पोषण कैसे करें, किस रूप में उनकी डिलीवरी हो, वो भी सरकारी अस्पताल में जाओ। और वो जो सिजेरियन बर्थ चल रहा है, जो हमारे पारंपरिक तरीके थे बर्थिंग के, उनको तबाह करके आपने जो विदेश से लाए हैं एलोपैथिक सिस्टम, वहां से लेकर बच्चा पैदा होता है उसको 25 वैक्सीन आप जन्म के 2 दिन के अंदर ठोक रहे हैं। उसके बाद वो क्या खाए, क्या आहार खाए, क्या ना खाए, और क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, कैसी शिक्षा मिले, कोई चीज नहीं रही। फिर खाना कैसा उसको मिले। आप देखिए ना, हमारा सारा फूड चेन पॉइजन है, हमारी हवा पॉइजन है, हमारा पानी पॉइजन है। ये सब के चलते क्या सशक्तिकरण होगा। मैं लोकसभा पहुंच जाऊं चुन के, यही होगा ना कि वहां मुझे बिस्लरी की बॉटल्स फ्री मिलती है। हर एमपी को, आपको पता होगा, 2-3 क्रेट रोज फ्री आ जाती हैं। पर वो प्लास्टिक की बोतल का पानी पी रहे हो, वो भी जहरीला होता है। नैनो प्लास्टिक्स आपके सारे ब्लड स्ट्रीम में घुस के आपकी सेहत का बैंड बजाते हैं। सो व्हाट एल्स। बड़ा लॉन होगा, पर सॉइल और हवा और सब कुछ तो आपने जहरीला कर दिया। कैसे सशक्त होंगी मैं। मेरे को पीने का पानी भी साफ सुथरा नहीं मिल रहा। मेरे को पानी वो मिल रहा है जो हम फ्लश करते हैं रोज, मलमूत्र और इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसमें फिर थोड़ा बहुत नौटंकी करते हैं आप प्लांट लगाने का, कि हम इसको साफ करेंगे और केमिकल्स घुसा देते हैं। यू डोंट इवन गिव मी क्लीन हेल्दी वाटर। और आप मुझे सशक्त करेंगे कुछ महिलाओं को बिठा के लोकसभा में। खैर आप क्या सब कर ये बातें, आप मधु जी सब ये बातें करती है, लेकिन मोदी जी बड़े आश्वस्त हैं। उन्होंने कल कह दिया है कि देश की सभी महिलाओं के आशीर्वाद उनके साथ है। अब आप ही हैं ऐसी महिला जो एक सोच रही है इस महिला बारे में। तो, मैं कह रही हूँ जितनी महिलाएं मेरे जैसी आज उन्हें गालियां दे रही, श्राप दे रही, दिल से बद्दुआएं दे रही, वो सब माएं जिनके बेटे मारे गए, चाहे वो गोरक्षा के वजह से, या ये जो इन्होंने कास्ट वॉर शुरू कर दिया है, गरीब ब्राह्मणों के बच्चे जो मारे जा रहे हैं, SC/ST केस में झूठे फंसवाए जा रहे हैं, या रेप लॉज का दुरुपयोग करके जो परिवार लाखों की संख्या में तबाह हुए जा रहे हैं, और जो कोविड वैक्सीन आपने लगा दी और उसकी वजह से बेमौत नौजवान मारे जा रहे हैं। सडनली खड़े खड़े हार्ट अटैक होता है और आपको 2 मिनट का समय भी नहीं मिलता, आप सिधार जाते हैं। तो ये सब लोग दुआ दे रहे हैं कि बद्दुआएं दे रहे हैं। आपने डीमोनेटाइजेशन कराया, कितने लोगों को तबाह कर दिया। आज भी वो लाखों करोड़ों लोग रिकवर नहीं कर पाए जो डीमोनेटाइजेशन के बाद आप जो हाल हुआ उनके उसके दौरान। और वैक्सीन लगा के तो आपने सारे देश को, इट्स अ जेनोसाइडल मूव। तो जिस जिस घर के नौजवान गए हैं, जिस जिस घर के छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, जिस जिस घर की महिलाएं स्ट्रोक से, आई नो सो मेनी सच केसेस, इम्यून सिस्टम सारा खत्म है, स्ट्रोक्स आ रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कैंसर हो रहा है, किडनी फेल हो रही है। ये सब दुआएं देंगी। और पता तो चल रहा है लोगों को कि किस वजह से हुआ, कोई गिनती भी नहीं आप कर रहे। तो आप बंगाल में जाके कहते हैं आपको 35,000 रुपया हर साल या 5 लाख की इंश्योरेंस मिलेगी। वो पैसा किसके पास जाएगा? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के पास। आप बीमार क्यों कर रहे हैं लोगों को? अच्छे भले लोगों को पहले बीमार करते हैं और फिर आप कहते हैं कि अब हॉस्पिटल केयर आपको मिल जाएगी। अगर आप बीमार हो गए, आपकी किडनी फेल हो गई, आपको कैंसर हो गया, भाई कैंसर ना हो, हेल्थ पॉलिसी उसको कहते हैं। ये नहीं कहते ऐसी ऐसी दवाएं ठोको, ऐसी ऐसी वैक्सीन
ठोको, जिससे कैंसर भी हो, किडनी फेल भी हो, हार्ट फेल भी हो, क्या क्या ना हो, इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए। अभी वो नया मच्छर लेके आए हैं मलेरिया का, जो बिल गेट्स का, जो बिल बहुत गेट्स। डिमोनिक सेटानिक एक्सपेरिमेंट है। तो इन सब परिवारों की बददुआएं जाएंगी कि नहीं? इनको क्या गलत फहमी है कि जो जो घर परिवार तबाह हो रहे हैं वो इनको दुआएं देंगे क्योंकि कुछ महिलाओं को आप लोकसभा में ले जाएंगे? किसी का कुछ नहीं फायदा होने वाला। और ये चुनावी राजनीति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। मोदी जी की खुद चुनाव, मोदी जी के खुद चुनाव, जैसे पिछला वाराणसी का जो चुनाव है, देर आर सीरियस चार्जेस कि इन्होंने ट्रू। मैनिपुलेट की है सारा वो चुनाव। और अजय राय या कोई जो अजय व्यक्ति राय, था, अजय राय। जी। अजय राय, वो जीत रहा था। इन्होंने मैनिपुलेट किया है और इसलिए मार्जिन भी बहुत कम है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का मार्जिन इतना लो हुआ है। तो आप ईवीएम में घपला कर रहे हो, आप मैनिपुलेट जिस तरह कर रहे हो सारी मशीनरी को, इलेक्शन कमीशन को, और ईडी का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों की तबाही कर रहे हो, तो आप किस किस की दुआएं लोगे? बहुत लोगों की बददुआएं जा रही हैं आपको, मेरे समेत। मोदी जी तो 100% महिला की बात मत करो। और मेरी जैसी अनेकों महिलाएं हैं जो इस वक्त आपसे तंग आ चुकी हैं, और जो आपको जानती हैं, जो आपको भुगत चुकी हैं, मत ही पूछिए वो क्या सोचती हैं आपके बारे में। मुझे लगता है कि आज इस बातचीत को यहाँ हमको विराम देना चाहिए। और हमारे जो साथी दर्शक सब जुड़े हैं, आपने इस पूरी बातचीत को सुना। मैं बस इसमें इतना ही समाप्त करना चाहता हूँ कि वो था एक दौर 2008 के करीब, 8 के आसपास, उन्होंने जब ऐप को वर्ल्ड वाइड की सेवा लेना शुरू किया, अपनी इमेज बनाना शुरू किया, उस इमेज बनाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाना शुरू किए, और वहां से लेके हो सकता है शायद 2020-21 तक का, कोविड तक का वो दौर रहा जहां पे लोग बड़ी मात्रा में बेवकूफ बने। पर मोदी जी अब समझ जाना चाहिए आपको भी कि अब वो दौर नहीं है। 2024 के चुनाव ने ये साबित कर दिया था कि, जैसे मधु जी ने भी कहा, कि इतने कम मार्जिन से तो कोई प्रधानमंत्री कभी इतने कम मार्जिन से जीतता नहीं है। और आप तो वैसे भी मेजोरिटी में है ही नहीं, आपकी 240 सीट है, बहुत गड़बड़ करके भी 240 तक मुश्किल से पहुंचे। अब उसमें बिल्कुल। आपकी जो है 31 सांसद महिलाएं हैं। अब महिलाओं के बारे में बोलने का हक मोदी जी आपको और आपकी पार्टी को नहीं है। एक बात जी। ऐड करूंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मयूर भाई। जी। मुझे लगता है मोदी जी महिलाओं की संख्या इसलिए भी बढ़ाना चाहते हैं, उनको लगता है कि महिलाएं आसानी से टेम हो सकती हैं क्योंकि वो बगावत नहीं करती। तो मोदी जी को लगता है कि मेरे जो मेल कॉलीग्स हैं वो तो कभी ना कभी मसल फ्लेक्सिंग की कोशिश करते हैं, पर महिलाएं क्या ही मसल फ्लेक्सिंग करेंगी, क्योंकि जिताऊंगा तो मैं ही उनको, अपनी पार्टी की महिलाओं को, तो उनकी तो क्या हैसियत नहीं होगी। एक आप सवाल पूछने का आपने कहा तो मुझे मन हो गया अभी। स्मृति ईरानी जी को हारने के बाद भी राज्यसभा में लाकर मंत्री बनाए थे, और इस बार ऐसा कोई जो है कर्म उन पर नहीं किया, तो क्या स्मृति ईरानी जी जो है वो अब, मोदी को ऐसा कोई डाउट हुआ होगा कि ये मसल फ्लेक्स कर सकती हैं, ये स्ट्रॉन्ग हेडेड महिला है, तो अब इससे अच्छा है कि वो हारी है, अब इनको हारा हुआ रखा जाए। कोई नहीं होती जो महिला उस रास्ते से जाकर पॉलिटिक्स में आती है, जो रास्ता स्मृति जी ने अपनाया, वो स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं हो सकती, वो बड़बोली हो सकती है। लेकिन आई थिंक हर यूज बाय डेट इज ओवर। और जिस किस्म का इस्तेमाल किया स्मृति ईरानी जी का, वो आजीवन नहीं चल सकता ना, और भी है ना फिर उनके पास ऑप्शंस। तो वो एस्ट्रेंजमेंट तो आई है, और उन्होंने कोई भी मिनिस्ट्री काबिलियत से नहीं संभाली, ये भी है। अगर मान जी। लो अच्छी रबर स्टैंप निर्मला जी की तरह बन के रही होती। अब निर्मला जी को कोई गलत फहमी नहीं है कि मैं बहुत अफलातून हूँ। वो जो स्क्रिप्ट दिया जाता है पढ़ देती हैं, और जो कहा जाता है वो कर देती है। तो इसलिए वो लंबी बनी रही।
स्मृति जी को गलतफहमी हो गई कि मैं बहुत अफलातून हूँ, तो उन्होंने शी स्टार्टेड फ्लेक्सिंग अ मसल एंड स्पेशली मिसबिहेविंग। बड़े बड़े वाइस चांसलर्स के साथ इन्होंने जो व्यवहार किया, आईआईटी के डायरेक्टर्स के साथ जो व्यवहार किया, कुछ तो मेरे पास भी आए थे अपना दुखड़ा रोने, और बहुत लोग तंग थे जिस तरह ये व्यवहार करती थी। और जिस भी मिनिस्ट्री में गई, किसी भी मिनिस्ट्री को ये संभाल नहीं पाई, क्योंकि अच्छी रबर स्टैंप भी नहीं ये बनने को तैयार। और इसलिए she is not proven herself to be an obedient junior. जी। और इनको ये, अच्छा ये भी मत भूलो, यू रिमेम्बर शी वेंट टू सम जोशी, बहुत चर्चा था उसका, तो उसने शायद इनको कह दिया था कि तुम प्रधानमंत्री बनने वाली हो। अच्छा, तो ये सोच रहे थे, हाँ हाँ, ये बहुत आया था, शी herself said, तो she thought she was being groomed as prime minister, ये उनके दिमाग में आ गया था। और हाँ, आपको याद होगा वो सारे हादसे, कौन से वाले? ये जो कि शी वाज बीइंग ग्रूम्ड एज प्राइम मिनिस्टर वाली जो गलतफहमी। हाँ, वो कहानियां सुनी है काफी। हाँ, हाँ, वो शायद कहीं उन्होंने शायद कहीं राजस्थान के किसी ज्योतिषी के पास गई थी, अच्छा। जो सुना है बहुत काबिल है इस मामलों में, और उसने कहा था कि आप तो फलां फलां बनने वाली हो, शायद प्रधानमंत्री पद की या कुछ ऐसी बड़े, इससे भी बड़े पद की का आश्वासन दिया था। तो उनसे झेला नहीं गया, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और बयान भी दे दिए। जैसे एक 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए येल यूनिवर्सिटी गई थी, तो येल डिग्री, आई हैव येल डिग्री इन माय किटी करके शोर मचाना शुरू कर दिया। तो उनसे संभलती भी नहीं है ना सत्ता, और जो स्टेटस उन पे लाद दिया गया। आजकल कंगना जी बड़ा जबरदस्त बचाव करती नजर आती है कि मोदी जी से बड़ा कोई फेमिनिस्ट है ही नहीं। खैर, अभी इसमें आगे नहीं जाएंगे, वो रोल अभी कंगना जी को मिला हुआ है और वो पूरी जिम्मेदारी से निभाने की कोशिश कर रही है उस भूमिका को। पर कुल मिला के जैसे हमने कहा, तो समझ यही है कि अब वो शोभा इसलिए देता नहीं है, महिलाओं के बारे में बात करें या तो डेमोक्रेसी के बारे में बात करें या पारदर्शिता के बारे में बात करें, मतलब कोई भी जो बातचीत करने के सही पैमाने हैं ना, या जो सही व्याख्याएं हैं, वो आप जब करते हैं मोदी जी, तो गले से नीचे उतरती नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपने हमेशा इसके विरुद्ध का काम किया हुआ है, हमेशा विपरीत काम किया है। तो वैसा ही ये वाला मामला है। तो हमको लगता है कि यही है, और देश के लोग अब जो है ना काफी हद तक समझ चुके हैं, जिसका परिचय दे दिया था 24 में भी, और बाकी के चुनाव फिर विधानसभाओं के आप कैसे जीते हैं, ये पूरी दुनिया के और देश के सामने है। तो आपके यूएन क्राई से, आपके रोना धोना करने से देश की महिलाओं को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मधु जी ने कहा बहुत सही तरीके से कि वो स्पॉन्सर्ड जो पॉलिटिकल कैडर की जो कार्यकर्ता महिलाएं थी 5, 10, 15 अलग अलग जगहों पे, उनको छोड़ के देश की महिलाएं स्वयंभू रूप से न इस बिल की मांग करने के लिए आई थी, न इस बिल गिरने के बाद विरोध करने के लिए आई। यही अपने आप में बहुत चीज जो है वो दर्शा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मधु जी आपका। ये ठेकेदारी बंद कीजिए मोदी जी, महिलाओं की ठेकेदारी बंद कीजिए, हमें नहीं चाहिए। यू आर डेंजरस फॉर आवर वेलबींग एंड फॉर आवर सेफ्टी। आपको हमने नहीं सौंपी है ठेकेदारी, हम अपनी एम्पावरमेंट खुद कर सकती हैं, और आपकी कतई जरूरत नहीं है हमें कि आप हमें एम्पावर करेंगे। मुझे अगर जो भी हूं मैं, 2 पैसे की मेरे में अगर आत्मबल है, वो मेरे माँ पिता ने दी है। इस सिस्टम ने मुझे कुछ नहीं ऐसा दिया, आपकी सरकार ने कुछ ऐसा नहीं दिया, बल्कि हर जगह कमजोर करने की कोशिश की है। तो इसलिए आप ये ठेकेदारी करना बंद कीजिए, हमने सौंपी नहीं है। सेल्फ अपॉइंटेड ठेकेदार आप बने हुए हैं महिलाओं के, और ऐसी हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं कि आप हमारे संरक्षक बन के हमें आगे का रास्ता दिखाओ, क्योंकि आप गड्ढे में खुद गिरे हुए। तो अब आज इस बात को यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन हम जो हमारे साथी दर्शक जो है वो उनसे अपील जरूर करेंगे कि इस बातचीत को लेकर आपकी जो राय बनती हो, तो उसे आप कमेंट के जरिए हमको लिख के जरूर से भेजिए। और आप भी, क्योंकि हम आपको सिर्फ दर्शक नहीं समझते,
हम मानते हैं कि आप भी भागीदार हैं, पार्टिसिपेंट हैं इस पूरी बातचीत में। तो लिख के ज़रूर से बताइए हमको, और अच्छी लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक जो है वो और लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये बातचीत और लोगों तक पहुंच सके आप सबके समर्थन से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने तो जल्दी से कर दीजिए, वो बेल आइकॉन है वो दबा दीजिए और अपने साथियों से भी दबा इसको सब्सक्राइब करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी आपका और हमारे सभी साथियों का इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, नमस्कार। Mayur bhai, for थैंक यू। listening to me so patiently.